गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 3 जिसका नाम है किंगशिप कास्ट एंड क्लास, इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड पे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टाइमलाइन देख लीजिए। 600 BCE से लेके 600 CE, इस टाइम फ्रेम की हम इस चैप्टर में बात करेंगे। अब हमने पिछले चैप्टर का थोड़ा सा रेफरेंस इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये चैप्टर 2 था जिसमें हमने किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स के बारे में बात की थी। उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इसी टाइम पीरियड के वक्त में। हमने उसमें महाजनपदास के बारे में देखा था। हमने ये भी देखा था कि कैसे लोग अर्बन एरिया में, यानी कि जहाँ पे ये जो महाजनपदास की कैपिटल थी, लोग वहां पे किस तरीके से रहते थे, और जो गांव वाला एरिया था जहाँ पे लोग किसानी करते थे, वहां पे लोग कैसे रहते थे। अब हम इस पे सम ऑफ दीज चेंजेस जो हमने इनमें इस वक्त में बात की, उसने सोसाइटी को चेंज किया। हमने देखा कि आयरन का यूज होने लग गया था, टूल्स बनने लग गए थे, पैडी को ट्रांसप्लांट किया जाता था जिससे कि एग्रीकल्चर बढ़ा। लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स से अब प्रॉपर परमानेंट रहने लग गए थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम नहीं रहे थे। फॉरेस्ट का एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया इस कारण से। क्राफ्ट स्पेशलिस्ट यानी कि आर्टिसंस या कारीगर कह सकते हो, वो आने लगे थे। गिल्ड्स और श्रीन्स की हमने बात की थी कि कैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल होते थे, कम्युनिटी बना लेते थे ताकि उनको आराम से सामान मिल सके और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो हमने इन सब चीजों के बारे में देखा। अब ये सब चीजें जो हमें पता चली, हिस्टोरियंस ऑफन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, जो भी उस वक्त की चीजें मिलती हैं उनसे समझने की कोशिश की जाती है। कुछ टेक्स्ट जो हमें मिलते हैं वो हमें बताते हैं उस वक्त के नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? कुछ बातें जो सोसाइटी मानती है, कि ऐसे कहते हैं ना कि यार ये तो माना जाता है, सोसाइटी में ऐसा ही होता है। जो ऐसा ही होता है वाली बातें होती है ना, वो कहीं कहीं पे लिखी होती हैं और आपको खुद समझनी पड़ती हैं। कुछ बातें डिस्क्राइब की गई थी या ओकेजनली कमेंट किया गया कि सोशल सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे हमने देखा कि वुमेन के पास अपना लैंड नहीं होता था। तो ये बात कहीं पे हमें दिखी नहीं थी कि ऐसा स्पेशली लिखा हो कि वुमेन को लैंड रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बात कहाँ से दिखर कर आई कि कोई एग्जाम्पल नहीं मिला हमें किसी वुमन का, सिर्फ एक प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल मिला। तो ऐसे करके हमें चीजें पता चली थी। इंस्क्रिप्शंस, जो कि आपको पिछले चैप्टर में हमने अशोका के इंस्क्रिप्शंस और कुछ चीजें दिखाई थी, उनसे भी हमें काफी कुछ पता चला था कि सोशल कैटेगरीज कैसी थी, लोग किस तरीके से रहते थे। लेकिन मैंने जब पिछला चैप्टर एंड किया था तब भी मैंने ये कहा था कि अगर कोई आपको इंस्क्रिप्शन मिला है, स्टोन पे कुछ लिखा हुआ मिला है, ये स्टोन पे किंग ने लिखवाया है, तो क्या किंग अपनी बुराई लिखवा देगा कि लिख दो कि मैं बहुत बुरा राजा हूं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। राजा हमेशा अपनी प्रेज लिखवाएगा। तो जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो आपको याद रखना होगा कि वो किसने लिखा, क्यों लिखा, क्या लिखा और whom, किसके लिए लिखा। ऐसा भी था ना कि कुछ पोएट्स या कुछ लोग राजा की तारीफ लिख देते थे, तो किसने लिखा, किसके लिए लिखा और क्यों लिखा, ये सब बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं। टेक्स्ट हमें समझने पड़ते हैं और जिनसे हमें सोसाइटी के बारे में भी पता चलता है। अब इस चैप्टर में हम महाभारत के बारे में देखेंगे। महाभारत एक टेक्स्ट है जिसको आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि महाभारत एक स्टोरी है बेसिकली वॉर की, जो दो भाइयों के, पांडव और कौरव के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके ऊपर ये महाभारत एक स्टोरी है। क्लोजल एपिक है, लेकिन इसके 1 लाख वर्सेस होते हैं छंद।
1,00,000 छंद हैं महाभारत के, जिसमें हमें वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरी मिलती है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वर्सेस आर देयर, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 1,00,000 वर्सेस हैं हमारे महाभारत में, जिनसे हमें सोशल कैटेगरी पता चलती है। इससे हमें पता चलता है कि क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण धर्म और वो लोग क्या काम करते थे, क्षत्रिय क्लास, ब्राह्मण, ये सब हमें पता चलता है। अभी जो महाभारत लिखी गई, ये माना जाता है लगभग 1000 साल पहले, यानी कि 500 BCE ऑनवर्ड्स ये पीरियड में ये कंपोज हुई थी। कुछ स्टोरीज सर्कुलेट हुई, लेकिन सेंट्रल स्टोरी, जो मेन स्टोरी है, वो 2 कजिन्स के बीच में है, जो मैंने आपको कहा, कौरव और पांडव, उनके बीच में है कि लेइंग नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स सीम टू फॉलो दीज नॉर्म्स, जो कि कन्फर्मिटी होती थी कि माना जाता है कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो उन सोशल ग्रुप्स से बिलोंग करते थे और जो सोसाइटी में कहा जाता था उस हिसाब से काम करते थे। अब महाभारत के कितने सारे एडिशंस हैं क्रिटिकली, अब हम उस बात के बारे में, ये चैप्टर आपको लगभग महाभारत के बारे में काफी कुछ बता देगा। 1919 अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृतिस्ट V.S. सुक्तांकर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप याद कर लीजिएगा। ये लीडरशिप मान कि ये लीडर थे, इनकी एक पूरी टीम थी स्कॉलर्स की, और इन्होंने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत प्रिपेयर किया कि हम महाभारत के एडिशंस को लेंगे और प्रिपेयर करेंगे कि एग्जैक्टली इसमें क्या था। इनिशियली इनका काम ये था कि जो संस्कृत में लिखी गई महाभारत के अलग अलग जगहों पे वर्सेस हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उनको वैरायटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग जगहों पे भाषा बदल जाती है, लोगों के तौर तरीके बदल जाते हैं, तो महाभारत की स्टोरी थोड़ी थोड़ी जगहों पे चेंज हो गई। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम इन जगहों से इनको उठाएंगे और काम करना शुरू कर देंगे। कंपेयर करना शुरू किया गया अलग अलग जगहों के टेक्स्ट को। अल्टीमेटली उन्हें ये रियलाइज हुआ कि सेवरल वॉल्यूम्स में उन्होंने अपने इस काम को, जो इन्होंने करना शुरू किया था, इसे पब्लिश किया गया लगभग 13,000 पेजेस में। इस प्रोजेक्ट को, जो हमें बड़ा आसान सा लग रहा है कि अलग अलग जगहों पे महाभारत के थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे, उनको उठा के कंपाइल कर देंगे और काम करना शुरू कर दिया होगा, 13,000 पेजेस बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको 47 years लग गए इस काम में। Two things that became apparent were there were several common elements in Sanskrit version of the story, evident in manuscripts found. संस्कृत के जो वर्ड्स में चीजें मिली उनसे काफी कॉमन थे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, कश्मीर से लेके नेपाल तक, केरला से लेके तमिलनाडु जो साउथ में है, हमें काफी सारे कॉमन एलिमेंट्स मिले। ये तो एक बात हो गई। ऑल्सो जो रीजनल वेरिएशन था वो भी हमें दिखा कि सेंट्रल एलिमेंट सेम है, लेकिन रीजन के हिसाब से चेंजेस भी हो गए। इन 13,000 में से आधे पेजेस तो इसी बात पे डिवोटेड थे, जो ये रीजनल वेरिएशंस हुए ना, इन वेरिएशंस पे, क्योंकि हर मैंने आपको कहा ना कि जगह के हिसाब से लोगों के तौर तरीके, नॉर्म्स कि ऐसा ही होता होगा, वो बदल जाता है, तो उनके वहां पे उस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। In a sense, these variations are reflected of a complex process that shaped early social histories. कि social history कितनी complex है। Through dialogues between dominant tradition and जो main central plot है उसके और local ideas and practices, ये जब मिलती हैं दोनों चीजें, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देती हैं और इनसे मोमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एज वेल एज कंसेंसस, क्योंकि कहीं पे कोई बात मानी जाएगी और कहीं पे उस बात पे विवाद भी हो सकता है। प्राइमरीली हम हमेशा जो संस्कृत में लिखा गया कॉन्टेक्स्ट है,
जो ब्राह्मण्स ने लिखा है, हम मानते हैं कि प्राइमरीली ये उस तरीके से डिराइव हुई थी महाभारत। सोशल हिस्ट्री फर्स्ट टाइम जब एक्सप्लोर किया हिस्टोरियंस ने 19th और 20th सेंचुरी में, दे टेंड टू टेक दिस टेक्स्ट एज फेस वैल्यू। उनको लगा कि यही मेन चीज है जो ब्राह्मण्स ने लिखा, संस्कृत में लिखा, और इसी को उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि सब कुछ जो इसमें लिखा है वो प्रैक्टिस एक्चुअली होती होगी। कि अगर हम कह रहे हैं कि पांडव में 5 भाई थे और उनकी एक वाइफ थी, ठीक है, अगर ये संस्कृत टेक्स्ट में लिखा है हम मान लेते हैं कि ये सब एक्चुअल में होता होगा। जब स्कॉलर्स ने अदर ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू किया, जो महाभारत पाली में लिखी गई, प्राकृत में लिखी गई, तमिल में लिखी गई, या रीजन की लैंग्वेज में आपको मिली, जो रीजनल वेरिएशंस में हमें मिली, वो इंडिकेट करती थी कि जो आइडिया संस्कृत टेक्स्ट में लिखे थे, नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज्ड एज अथॉरिटेटिव, कि मेन अथॉरिटी संस्कृत टेक्स्ट की ही थी। दे ऑल्सो ओकेजनली रिजेक्टेड एंड क्वेश्चनड। उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट की अथॉरिटी को कहीं कहीं रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल नकार दिया, और कहीं कहीं पे क्वेश्चन भी कर दिया। तो अब हिस्टोरियंस को सोशल हिस्ट्री समझते वक्त इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत में महाभारत ब्राह्मण्स ने प्राइमरीली उस टेक्स्ट को लिख दिया वही अथॉरिटेटिव है। कहीं कहीं पे रीजनल वेरिएशंस में उस पे क्वेश्चन भी किया गया है और कहीं पे उसको नकार भी दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जब सोशल हिस्ट्री हम देखते हैं तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। किनशिप एंड फैमिली टाइज, हर राजा और उनके उस जगह पे किस तरीके की मैरिजेस होती थी, क्या प्रैक्टिसेस होती थी, अब इस बारे में हम देखेंगे। फैमिलीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फैमिली लाइफ अगर आप देखोगे तो वेरियस टर्म्स, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड रिलेशनशिप विद वन अनदर एज वेल एज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे शेयर। एक ही फैमिली के लोग जो खाना शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, साथ में रहते हैं, काम करते हैं, रिचुअल्स, कुछ ऐसे कोई त्योहार हो गया साथ में मनाते हैं, उन्हें हम फैमिली कह लेते हैं। फैमिली एक बड़ा नेटवर्क ऑफ पीपल होता है एंड टेक्निकली उनको किन फ्लॉक्स कहा जाता है। इन टाइज को नेचुरल और बेस्ड ऑन ब्लड। एग्जाम्पल के तौर से कुछ सोसाइटीज में कजिन्स को ब्लड रिलेशन माना जाता है, लेकिन कुछ सोसाइटीज में कजिन्स को ब्लड रिलेशन नहीं माना जाता। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। अर्ली सोसाइटी में ये हिस्टोरियंस जितना समझ पाए हैं, उन्होंने ये माना है कि जो एलीट फैमिलीज, जो रिच क्लास फैमिली थी, उनके बारे में तो हमें बहुत इजीली पता चल जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग थे उनके बारे में जानना मुश्किल होता है। हिस्टोरियंस कोशिश करते हैं कि ये जान सकें कि एटीट्यूड कैसा होता था लोगों का फैमिली की तरफ या किनशिप की तरफ। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि लोगों की सोच क्या थी। क्योंकि किनशिप के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, उसी आइडिया से आपको पता चलेगा कि आप क्या एक्शंस लोगे। जैसे कि अगर हम मुगल एम्पायर में बात करें, हमें पता चलता है कि भाई वो राजा में मुगल एम्पायर, जैसे कि शाहजहां की बात करें तो उनका बेटा औरंगजेब अपने बाकी भाइयों को मार रहा है क्योंकि उसको अब नेक्स्ट मुगल एम्पायर बनना है। तो आपके रिलेशंस, आपकी थॉट कैसी है अपने किनशिप की तरफ, वही आपके एक्शंस को, आपके एटीट्यूड को डिस्क्राइब करती है। तो ठीक उसी तरह इस वक्त की भी उसी बात को समझने की कोशिश की जाती है। द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी। अब पैट्रिलिनी क्या होता है? ट्रेसिंग डिसेंडेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके ग्रैंडसन है अशोका, ये पैट्रिलिनी है। लेकिन मैट्रिलिनी क्या होता है कि आप डिसेंडेंट ट्रेस करते हो मदर से। तो ये होती है पैट्रिलिनी और ये होती है मैट्रिलिनी। तो पी से पापा और पी से फादर की तरफ से जो ट्रेस हो रही है, एम से मदर और मदर से जो ट्रेस हो रही है, वो मैट्रिलिनी।
अब किनशिप रिलेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए एट वन लेवल महाभारत इज अ स्टोरी, जिससे हम ये समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हमें पता चला था कि लड़ाई होती है जमीन के लिए और पावर के लिए, कौन राजा बनेगा, किसको कितनी जमीन मिलेगी। दो ग्रुप ऑफ कजिन्स कौरव और पांडव्स के बीच में ये लड़ाई होती है, जो कि एक सिंगल रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते हैं कुरुज एरिया में, एक प्रोमिनेंट जनपद आके जो एरिया में ये दो कजन ब्रदर्स हैं, ग्रुप है, और उनमें लड़ाई होती है। कॉन्फ्लिक्ट एक युद्ध, एक प्रॉपर बैटल होती है जिसमें पांडव जीत जाते हैं और आफ्टर दैट पेट्रिलिनियन सक्सेशन को क्लेम करते हैं। अब ऑल्दो पेट्रिलिनी एग्जिस्टेड प्रायर टू द कॉम्पोजिशन ऑफ एपिक, ये जो महाभारत की एपिक है इससे पहले भी पैट्रिलिनी यानी कि फादर का डोमिनेशन चलता था, कि राजा का बेटा राजा उससे पहले, और मतलब डोमिनेशन ऑफ मेल चल रहा है। लेकिन जो सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत है वो रीइंफोर्स द आइडिया दैट इट वाज वैल्यूएबल। Under Patriliani, sons could claim the resources of their father when they later died. ये बात है, मैंने कहा ना राजा का बेटा राजा, एंड ये चीज क्या है कि आपके फादर का रिसोर्स किसको मिल रहा है, सन को मिल रहा है, और उसके बाद उसके ग्रैंड सन को मिल रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें फीमेल कहीं भी रोल में नहीं आ रही है, तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात हो रही है, लेकिन उस वक्त यही चीज होती थी। मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज इसी सिस्टम को फॉलो करते थे। अब कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि उनका कोई बेटा ही नहीं हुआ, तब वो ऐसा होगा कि कुछ वेरिएशन हो सकता है, चेंज आ सकता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं ये वाले। लेकिन इसके अलावा आपको जैसे ये कुरु का एरिया है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा एरिया, आपने अगर महाभारत की कभी स्टोरी सुनी हो तो आपको हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये सब नाम आपको सुनाई देंगे, क्योंकि ये यही एरिया से रिलेटेड ये पूरी कहानी है। जब कोई सन नहीं है तो ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई सक्सीड कर जाए, राजा बन जाए, या कोई और किंग्समैन कि भाई का बेटा या कोई और गद्दी पे बैठ जाए। पर बहुत एक्सेप्शनल केस होता था जब वुमेन को पावर मिलती थी, जैसे एक प्रभावती गुप्ता का एग्जाम्पल है कि उनके पास लैंड था, लेकिन इसके अलावा और किसी वुमेन का एग्जाम्पल नहीं आता। तो पैट्रिलिनी ही चलती थी, मेल डोमिनेशन ही चलता था, और ये कोई यूनिक बात नहीं थी, ये बहुत कॉमन था। मंत्रास और जो रिचुअल्स, जो ऋग्वेदा हमारी ओल्डेस्ट और फर्स्ट वेदा है, उसमें भी इट इज पॉसिबल कि दीज एटीट्यूड्स वर शेयर्ड बाय वेल्दी मेन एंड दोज हु क्लेम्ड हाई स्टेटस इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। सिर्फ ये चीज किंग के साथ नहीं होती थी, कोई भी रिच इंसान जिसका रिसोर्सेज हैं या कोई ब्राह्मण है, उसके सन को या उसके ग्रैंड सन को ही उसकी सारी पावर मिलती थी। तो ये बात सिर्फ किंग तक ही सीमित नहीं थी, हर रिच और वेल्दी इंसान पैट्रिलिनी को फॉलो करता था। ये बात ब्राह्मण्स के लिए भी मानी जा सकती है और किसी भी वेल्दी इंसान के लिए जो पावर शेयर करता है। अब मैरिजेस, ये टाइप्स ऑफ मैरिजेस लिखी हुई है यहाँ पे, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री। इंडोगेमी refers to a marriage within a unit. This could be a kin group, caste or a group living in same locality. ये सपोज एक एरिया है, इसमें कुछ घर हैं, घर नहीं कह सकते आप, कह सकते हो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे रहते हैं, इनमें आपस में ही शादी हो जाती है, इसे कहेंगे इंडोगैमी। इंडो यानी कि अंदर खुद के ही किन फ्लोक में ही शादी करती। एक्सोगैमी मतलब इन्होंने एक बाहर दूसरा एरिया है वहां पे शादी की, तो एक्सोगैमी हो गया। ये जब अंदर ही कर रहे थे तो ये इंडोगैमी था, ये इंडोगैमी और ये एक्सोगैमी। पॉलियनी क्या है कि मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस होता था कि एक राजा की बहुत सारी वाइफ्स होती थी। पॉलियनी। पॉलीएंड्री जैसे कि द्रौपदी जिसके बहुत सारे हस्बैंड थे, तो वो पॉलीएंड्री हो गया। तो अब रूल्स ऑफ मैरिज, सन्स वर इम्पोर्टेंट
क्योंकि वो पैट्रिलिनी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, तो उसको कंटिन्यू करना है। जैसे मैंने कहा कि नहीं है कोई सन, तो फिर ब्रदर को, या पावर आपकी फैमिली के हाथ से निकल रही है, इसीलिए सन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। डॉटर्स को एक अलग तरीके से देखा जाता था, क्योंकि उनका कोई क्लेम नहीं होता था रिसोर्सेज। जैसे हमने कहा कि प्रभावती गुप्ता एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है। उनके अलावा किसी खास वुमेन के पास हमें रिसोर्सेज नहीं होल्ड करते थे मिली, तो उनका कोई क्लेम नहीं होता था घर के किसी भी रिसोर्स में। एट द सेम टाइम उनको उनकी शादी कर दी जाती थी। मैरिंग देम इनटू फैमिली आउटसाइड द किन वाज कंसिडर्ड डिजायरेबल। इस सिस्टम को एक्सोगेमी कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक एरिया है, इसने दूसरे एरिया में शादी कर दी, तो ये एक्सोगेमी हो गया। मैरिंग आउटसाइड मेंट कि जो यंग गर्ल्स या वुमेन हैं वो फैमिली से बिलोंग करती थी जो हाई स्टेटस, जो रिच फैमिली, जैसे कि किंग हो गया या वेल्दी रिच पीपल हो गए, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा रेगुलेट की जाती थी कि उनको सही टाइम पे सही इंसान से उनकी शादी कर दी जाए। इससे कन्यादान या गिफ्ट ऑफ डॉटर का भी सिस्टम शुरू हुआ था, जो कि बहुत रिलीजियस ड्यूटी ऑफ फादर कंसिडर किया जाता है कि भाई कन्यादान करना है किसने, फादर ने, क्योंकि पैट्रिलिनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात है, तो सब कुछ मेल, फादर, सन, ग्रैंडसन, आपको वही करते हुए दिख रहे हैं। नए टाउन्स इमर्ज होने लगे और लाइफ कॉम्प्लेक्स होने लग गई। अब पीपल सामान खरीदने लग गए, बेचने लग गए, और अर्बन एरिया का तरीका आपको देखने को मिला। तो चीजें अब आपको यहाँ से कॉम्प्लेक्स होती हुई दिखेंगी। पहले बहुत सिंपल लाइफ थी, लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे। उससे पहले तो खैर जंगल से जंगल घूमते ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी। और इस बात से जब आप देखोगे, आप क्वेश्चन करने लगोगे कि क्या सच में जो हम बातें आज भी मान रहे हैं, हमें उन प्रथाओं को करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। फेस्ड विद द चैलेंज द ब्राह्मण्स, अब कभी कभी ऐसा होता था कि किसी बात को जो ब्राह्मण्स ने कह दी, बाकी लोग चैलेंज भी तो कर सकते हैं कि हम इस बात को क्यों माने, तो वो प्रॉपर कोड्स बताते थे, बिहेवियर बताते थे जो आपको करना सही रहेगा। तो ब्राह्मण्स की बातों को फॉलो किया जाता था, बाकी सोसाइटी उनको फॉलो करती थी। 500 BCE से ये नॉर्म्स को संस्कृत टेक्स्ट में पहले ही ओरल होते थे। ये जो आपको नॉर्म्स बताए जा रहे हैं, ये ओरली वो कह देते थे और आपको मानने पड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने संस्कृत टेक्स्ट को लिखना शुरू किया, जो कि माना जाता है धर्म सूत्र या धर्म शास्त्र। इसमें वो सारे रूल्स लिखे हैं जो आपको एक्सपेक्टेड माना जाता है या आपको फॉलो करने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क इज मनुस्मृति। और ये MCQ आता है कि मनुस्मृति कब कंपाइल हुई थी, तो 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में कहीं मनुस्मृति को कंपाइल किया गया था। ब्राह्मण्स इनके ऑथर्स माने जाते हैं एंड क्लेम्ड दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि जो वो कह रहे हैं वही सही है और उस बात को सबको मानना पड़ेगा। अब रियल सोशल रिलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो ब्राह्मण्स ने मनुस्मृति या धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र में लिख दिया, सब उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करते होंगे। कुछ लोग रीजनली, जगह के हिसाब से चेंजेस होते हैं। कहीं कहीं पे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं था, तो वहां वो अपने हिसाब से चलते थे, वो धर्मशास्त्र धर्मसूत्र को नहीं मानते थे। धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज को रिकॉग्नाइज करता है। इसमें से 4 को अच्छा माना गया है और 4 को बुरा। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज आपको धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र में दिखती हैं। 4 को अच्छा माना गया है और 4 को कंडेम किया गया है, यानी कि अच्छा नहीं माना गया है। जो इन बातों को प्रैक्टिस नहीं करते थे, यानी कि जो इन 4 टाइप की मैरिज को करते होंगे जिन्हें सही नहीं माना जाता, वो ब्राह्मण्स के नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। तो इसी में ही एक कॉन्सेप्ट आता है गोत्र का। गोत्र ऑफ वुमेन, ये भी ब्राह्मणिकल कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है, जो कि स्पेशली ब्राह्मण्स करते थे। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक शेप। जो हमारे वेदास के जो माना जाता है कि डिसेंडेंट्स हैं
हम लोग उनके, तो उनके थ्रू गोत्र के नाम आते हैं। 2 रूल्स अबाउट द गोत्र वर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, और ये बात आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वुमेन वॉज एक्सपेक्टेड टू गिव अप द फादर्स गोत्र। पहली बात कि शादी के बाद वो वुमेन अपने फादर का गोत्र छोड़ देगी, और दूसरा वो अपने मैरिज के बाद अपने हस्बैंड के गोत्र की हो जाएगी। ठीक है, अपने गोत्र को छोड़ देगी। और दूसरा, सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते। ये दूसरी पॉइंट है कि क्योंकि वो एक ही फैमिली से निकल कर आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सेम गोत्र के लोग शादी नहीं करेंगे। अब ये बात सही में फॉलो होती थी या नहीं होती थी? Followed consider the name of men and women which was sometimes derived by गोत्र name. The name में से कि सतवाहनास who ruled over the western India and Dakkan, उनका नाम भी ऐसे ही यहाँ से derive हुआ। Several of the inscriptions have been recovered which allow historians to trace कि family ties, क्या सच में वो लोग इन गोत्र की बातों को मानते थे? तो ये हमें इस तरीके के जो इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं, इनसे भी हमें काफी कुछ पता चलता है गोत्र के बारे में। तो सम ऑफ दी सतवाहना रूलर्स पॉलिनिमी मानते थे, यानी कि उनकी एक से ज्यादा बीवियां होती थी। एंड एग्जामिनेशन ऑफ नेम्स ऑफ वुमेन जो इन सतवाहना रूलर्स से शादी करती थी इंडिकेट्स दैट नेम वाज डिराइव्ड फ्रॉम गोत्रास सच एज गौतमा, वशिष्ठा, देयर फादर्स गोत्र, उनके जो फादर के गोत्र थे उनसे उनके नाम डिराइव किए गए थे। एविडेंटली रिटेन दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग देयर हस्बैंड्स गोत्र, जैसे कि ब्राह्मण्स के रूल के हिसाब से एक शादी के बाद आपको अपने फादर का गोत्र छोड़ना पड़ेगा और अपने हस्बैंड के गोत्र को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन सतवाहना रूलर्स के केस में उनकी वाइफ ऐसा नहीं कर रही हैं। तो व्हाट इज ऑल्सो अपेरेंट दैट सम ऑफ दी वुमेन एक ही गोत्र से बिलोंग करती थी। As is obvious, this ran counter to the ideal of exogamy. तो वो एक ही गोत्र से बिलोंग करती हुई वुमेन से भी शादी कर लेते थे। तो ब्राह्मण्स के टेक्स्ट इतने ज्यादा सब मान रहे थे ये जरूरी नहीं है। It exemplified an alternative practice that is endogamy और marriage within the kin group, कि भाई ये लोग एक्सोगेमी की जगह एंडोगेमी भी कर रहे थे। एक ही किन फ्लॉक में ही, मैंने आपको जैसे बताया कि कजन्स में ही शादी हो रही है, तो क्लोज निट कम्युनिटी रहती है, उस तरीके से भी हमें देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं इतने सारी की सारी जो हमने बात अभी तक की कि ब्राह्मण्स के टेक्स्ट, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र जो चीजें लिख रहे हैं उनकी बातों को सब जैसा लिखा है वैसा फॉलो कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं, सब अपने तरीके से फॉलो करते हैं। और अभी तक हमने देखा कि पैट्रिलनी चल रही थी, यानी कि मेल डोमिनेशन था हर जगह पे। सन, ग्रैंडसन, फादर और ग्रैंडफादर, इन्हीं की बात चल रही थी। तो क्या मदर का कोई रोल नहीं था? वुमेन के पास तो कोई पावर ज्यादा थी नहीं, लेकिन मदर जो कि राजा की मदर है उसके पास तो कुछ पावर होनी चाहिए। तो अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि वर मदर्स इंपॉर्टेंट। इसमें भी हम सतवाहना रूलर्स का ही एग्जाम्पल लेंगे जिनका हमने ऊपर अभी गोत्र के एग्जाम्पल में लिया था कि क्या मदर्स के पास कुछ पावर थी भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ भी यूजफुल समझ आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमने चैप्टर 3 क्लास 12 का शुरू किया था जिसका नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। पिछले चैप्टर में जो कि किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स था, हमने उसमें देखा था पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, किसान, अर्बन लाइफ कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, हमने ये सब चीजें देखी थी। अब हमने ये चैप्टर किंगशिप, कास्ट एंड क्लास शुरू किया था। अभी तक हम क्या कर चुके हैं आप एक बार रिवाइज कर सकते हो कि हमने देखा कि कैसे अलग अलग चीजें मिली, और फिर हमने महाभारत की बात की कि महाभारत में कितने छंद हैं,
रीजन के हिसाब से वेरिएशन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम हमने देखा था वीएस सुक्तांकर का, जिनकी एक पूरी टीम थी, उनके लीडर थे, और कैसे इन लोगों ने 13,000 पेजेस का एक पूरा 47 ईयर्स में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इसमें संस्कृत से रिलेटेड जो महाभारत के पॉइंट्स थे और अलग अलग रीजन्स में जो चीजें मिली उन सब के हिसाब से इसमें चीजें मेंशन की गई थी। फिर हमने फैमिलीज के बारे में देखा कि कुछ लोग क्लोज निटेडली रहते थे और उनमें कजन्स को भी रियल ब्लड माना जाता था, लेकिन कुछ में ऐसा नहीं होता था। तो फैमिली की तरफ एटीट्यूड भी अलग अलग था। पैट्रिलिनी यानी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। जैसे कि आपने देखा कि लैंड और पावर के ऊपर लड़ाई हुई थी महाभारत में, कौरव्स और पांडव जो कि कजन ब्रदर्स थे। तो इसी तरीके से हमने इसमें देखा था कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। इसमें मैंने आपको मैप में कुरु और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर वगैरह भी बताया था जो महाभारत से कनेक्टेड था। हमने ऋग्वेद में भी देखा कि बाद में धीरे धीरे सारे मंत्र वगैरह जो ऋग्वेद में लिखे थे वो माना जाता है कि सिर्फ राजा नहीं, वेल्दी लोग भी उन सब चीजों को परफॉर्म करते होंगे। 8 तरीके की शादियां लिखी गई थी, जिनमें से 4 को सही और 4 को गलत माना गया था। रूल्स ऑफ मैरिज में हम वो भी देख चुके हैं। गोत्र वुमेन का, जो कि माना जाता था कि शादी के बाद वुमेन अपने फादर के गोत्र को छोड़ देती है, लेकिन इसमें हमने सतवाहना रूलर्स का देखा जिनकी वाइफ ने ऐसा कुछ नहीं किया था। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट जो आगे हमने डिस्कस करना था वो ये था कि वुमेन के पास लैंड नहीं होता था, पावर नहीं होती थी, लेकिन जो राजा की मदर होती थी क्या वो इम्पोर्टेंट होती थी या वो भी इम्पोर्टेंट नहीं होती थी। तो अब हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक लाइन आपकी बुक से एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और हमारा टारगेट है बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स को स्कोर करना। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम सतवाहना रूलर्स का ही एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो थ्रू मेट्रोनिम्स, ये नेम डिराइव फ्रॉम मदर। जब ये ऊपर आपकी बुक में दिया हुआ था, मैंने आपको तब भी बताया था कि अगर आप पैट्रोनिम यानी कि अगर आप अपने फादर के वहां से नेम ले रहे हो तो पैट्रोनिम, और अगर आप मदर से ले रहे हो तो मेट्रोनिम। तो अब इसमें देखो कि सतवाहना रूलर्स अपने आप को अपनी मदर से आइडेंटिफाई किए जाते थे। तो सजेस्ट किया जाता है कि उनके लिए मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। पर आप इस बात को कंक्लूजन नहीं ले सकते क्योंकि सतवाहना वर नोन दैट उनके वहां भी किंग के बाद उनका सन और फिर उनका ग्रैंड सन यानी कि राजा का बेटा राजा चलता तो वो पैट्रिलिनी की फॉर्म में ही था, पैट्रिलिनियन ही था, यानी कि थे तो वो मेल डोमिनेटिंग, लेकिन वो अपने नेम में अपने आप को मदर से कनेक्ट करते थे। तो आप हमेशा ये कंक्लूजन इस बात से नहीं निकालेंगे कि मदर्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट हाँ वो लोग अपना नेम मदर के नेम से लेते थे, कनेक्ट करते थे। ये एक स्कल्पचर आप देख सकते हो, पत्थर पे एक स्कल्पचर है। इसमें 2 योद्धा धनुष बाण चला रहे हैं और ये बैटल सीन है जो कि माना जाता है कि महाभारत के टाइम का सीन होगा। तो इस तरीके से ये वॉर टाइप की बैटल दिखाई गई है। अब भेदभाव, सोशल डिफरेंसेस, ऊंच नीच या हायरार्की कैसी थी, हम इस बारे में जानेंगे। पहले चैप्टर में हमने सुना था कि ब्राह्मण्स ने रूल्स को लिखना शुरू किया था और जो रूल्स लिखे गए थे वो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में लिखे गए थे और माना जाता था कि इसमें जो बातें लिखी हैं वही सबको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि ब्राह्मण्स अपने आप को कहते थे कि हम डिवाइन हैं, हमने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और सबको मानेंगे। इन लोगों ने ग्रुप्स बनाए थे, जैसे कि अगर आपको पता हो कि उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स आते थे, फिर आते थे क्षत्रिय जो कि किंग होते थे, फिर वैश्य आते थे और फिर लास्ट में शूद्रास आते थे। तो इस तरीके से इन्होंने 4 डिवीजन कर दिए थे पूरी सोसाइटी के। तो सबसे नीचे किनको रखा गया था, शूद्रास को और अनटचेबल्स को, सबसे बॉटम ऑफ सोशल ऑर्डर। और माना जाता था कि ये डिवीजन बाय बर्थ था। ये बातें कहाँ पे लिखी गई थी, धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में। अब इन लोगों ने ये भी बताया था कि ये जो 4 वर्ण में डिवाइड कर दिए लोगों को, ये क्या क्या काम करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ब्राह्मण्स की बात कर लेते हैं। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे क्या, वेदा को। परफॉर्म करेंगे सैक्रिफाइस, जैसे अश्वमेघ यज्ञ हो गया, यज्ञ कर राजा रहा है लेकिन करवा कौन रहा है, ब्राह्मण करवा रहा है। सैक्रिफाइस परफॉर्म करना, गिफ्ट देना और रिसीव करना, किनसे, क्षत्रिय से, राजा को गिफ्ट देना और रिसीव करना। वर एंगेज्ड इन वॉरफेयर, लोगों को प्रोटेक्ट करना, और न्याय हमेशा रहे, एडमिनिस्टर करना कि जस्टिस, न्याय हमेशा रहे। वेद को पढ़ते रहना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करना और गिफ्ट्स लेना। ये काम ब्राह्मण्स के होते थे, यानी कि फर्स्ट रैंक आती थी इनकी वर्नास में, उन्हें कहते थे ब्राह्मण। 3 जो ऑक्यूपेशन थे, अब जो सेकंड जो वैश्य हैं, who were in addition expected to engage in agriculture, खेतों में किसानी करना, पैस्चुरलिज्म, एनिमल्स को जो हर्ट करना, एनिमल्स जो पालते हैं, व्यापार करना, जो ये सब काम करते थे वो वैश्य होते थे। ये थर्ड रैंक है। सेकंड रैंक बीच में बेसिकली क्षत्रिय की आती है, जो कि किंग थे, जिनको माना जाता था कि उन लोगों को लोगों के साथ जस्टिस करना है, ब्राह्मण्स के हेल्प से सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने हैं, यज्ञ करने हैं, ये सब किंग यानी कि क्षत्रिय करते थे। लास्ट कैटेगरी थी शूद्र, जिनको 1 ऑक्यूपेशन दिया गया था, क्या कि जो जो ऊपर के 3 कास्ट है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको इनको सर्व करना है। ब्राह्मण्स 2 या 3 स्ट्रैटेजीज को एनफोर्स करते थे, जिनसे इन नॉर्म्स को पालन किया जाए। पहला वो ये कहते थे कि वी हैव जस्ट सीन वॉज टू एजर्ट वर्ना ऑर्डर बाय डिवाइन, कि भाई उन्होंने जो कह दिया ये पत्थर की लकीर है, ये भगवान ने कहा था, सबको ये बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा, ये किंग को इंश्योर करते थे कि उनके राज्य में ये जो वर्ण सिस्टम है ये अच्छे से पालन किया जाए। ब्राह्मण ये चीज फोर्स करते थे राजा को। तीसरा, ये कहते थे कि ये बाय बर्थ है, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा कि भाई बर्थ से ही हो गया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय हो गया, तो बाय बर्थ हो गया। दिस वॉज नॉट ऑलवेज ईजी, तो परसेप्शन वॉज ऑफन रीइंफोर्स्ड बाय स्टोरीज टोल्ड इन महाभारत एंड अदर टेक्स्ट। अब ये 3 बातें मानी जा सकती हैं कि कहीं कहीं पे ये वर्ण सिस्टम चलता था, लेकिन हर जगह पे ये एग्जैक्टली फॉलो किया जाता था, ये बात आप नहीं कह सकते, क्योंकि हर जगह पे ब्राह्मण की बात हर राजा सुने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि किंग का काम है एडमिनिस्टर करना, तो जरूरी नहीं है कि राजा क्षत्रिय से। देखो ये एग्जाम्पल है नॉन क्षत्रिय किंग। 4 जो वर्णास हैं उनके हिसाब से तो सिर्फ क्षत्रिय को ही राजा बनना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे हमें नॉन क्षत्रिय भी दिखते हैं। अकॉर्डिंग टू शास्त्र ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग। हाउएवर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स भी हमें ऐसे दिखते हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य। मौर्य ये माना जाता है कि ये शूद्र थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनको क्षत्रिय बताते हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं कि ये बिगेन टू लो ओरिजिन, तो माना जाता है कि ये शूद्र थे, लेकिन मौर्य तो किंग्स बने और काफी अच्छे से इन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश भी किया था। तो पहला एग्जाम्पल तो इनकी बात का यहीं पे ही आ गया। दूसरा, हम शुगन्स और कुनवास की बात करें, जो मौर्यस के बाद आए, वो तो ब्राह्मण थे। अगेन इनकी बात कॉन्ट्रडिक्ट हो गई, क्योंकि ब्राह्मण्स तो रूल नहीं करते, ब्राह्मण का काम है वेद पढ़ना, तो यहाँ पे फिर चेंज आ गया। तो ये माना जा सकता है कि जो जीत गया वो इफेक्टिव ओपन टू एनीवन हु कुड मास्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। तो जिसके पास पावर आ गई, जिसने हरा दिया, मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को हराया, मौर्य ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मौर्य शूद्र थे, कोई फर्क नहीं पड़ा कि कुनवास या शगुन्स ब्राह्मण थे, उनके पास पावर आ गई, वो रूल करने लग गए। तो ये बात जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही सब बातें मान रहे थे। इवन आगे और भी रूलर्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि शाकाज जो कि सेंट्रल एशिया में थे, उनको मेलिचास माना जाता था। मेलिचास तो शूद्र में भी सबसे नीची वाली एक तरीके की कैटेगरी मानी जाती है, फिर भी वो रूलर बने। उनको बारबेरियन माना जाता था एंड आउटसाइडर्स, फिर भी
वो बने रूलर। तो however on the earliest inscription in Sanskrit describe how Rudradaman, the best known ruler of Shaka ruler, rebuilt Sudarshana Lake. This suggests that powerful Malichas were familiar with Sanskritic texts. तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया, जैसे इनको आउटसाइडर्स बोल दिया, तो इनको पता ही नहीं था। अगर ये फेमिलियर थे संस्कृत ट्रेडिशन से, तो इसका मतलब इनको चार वर्णास के बारे में भी अच्छे से पता होगा, तो इनको तो छोड़ देना चाहिए था ये काम, लेकिन इनके पास पावर आ गई तो ये किंग बन गए। इसके बाद सतवाहना रूलर्स की भी एक इंटरेस्टिंग बात सामने आती है, वो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, जो कि अपने आप को यूनिकली क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मण भी थे एंड उन्होंने क्षत्रिय की जो अभिमान था उसको भी तोड़ दिया था। जैसे क्षत्रियों को लगता था कि सिर्फ वही हैं जो युद्ध कर सकते हैं, तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, क्योंकि जो सतवाहना रूलर्स थे ये लोग अपनी मदर के टाइटल को भी अपने साथ रखते थे, इसीलिए देखो आगे गौतमी पुत्र लिखा हुआ है। तो मेन माना जा सकता है कि गौतमी पुत्र यानी कि सन होता है, तो मे बी उनकी मदर का नाम गौतमी होगा। तो वो ब्राह्मण थे और उन्होंने क्षत्रियों की प्राइड को डिस्ट्रॉय किया, मतलब उनके अभिमान को तहस नहस कर दिया। तो सतवाहना रूलर्स से आपको बड़े सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तो ये हो गया कि ये ब्राह्मण थे, दूसरा ये ऑल्सो क्लेम्ड दैट इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटर मैरिज अमंग द मेंबर्स ऑफ फोर वर्ना। इसने ये भी क्लेम किया कि जो ब्राह्मण है उसकी शादी ब्राह्मण से ही होगी और जो क्षत्रिय है उसकी शादी क्षत्रिय से होगी, तो इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, ऐसा उसने क्लेम किया। लेकिन फिर भी वो रुद्रदमन क्लैन, जो कि ऊपर हमने देखा था कि उनको बारबेरिक और आउटसाइडर्स माना गया था, उन्होंने उनके फैमिली में टाइज क्रिएट किए, उन्होंने उनकी फैमिली में शादी की, मैरिज अलायंस बनाया। मैरिज अलायंस के तौर से बनाई जाती थी क्योंकि राजा को अपना एम्पायर एक्सपैंड करना है, तो वो शादियां कर लिया करते थे। तो उन्होंने रुद्रदमन वाले किंग फ्लॉक से शादी की। क्यों की? अगर वो इन बातों इतने अच्छे से मानते थे तो वो ना करते। तो हर बार जो ब्राह्मण्स ने लिखी थी बातें जो आपको दिखते हैं टेक्स्ट धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र में, उनको अच्छे से माना जाता है, ये जरूरी नहीं है। कास्ट वॉज ऑफन अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जैसे कि हम ऊपर से समझते ही आ रहे हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सतवाहनास ने क्लेम किया कि वो ब्राह्मण है, जबकि ब्राह्मण्स का काम तो होता नहीं था किंग बनना, क्षत्रिय का काम होता था, फिर भी वो बने। दे क्लेम टू अपहोल्ड फोर-फोल्ड वर्ना ऑर्डर। उन्होंने कहा कि वो जो वर्ना में लिखा है वो उन बातों को अच्छे से मानेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज अलायंस किया जो कि माना नहीं जाता था। उन्होंने एंडोगेमी कि इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी प्रैक्टिस की, जो कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में रेकमेंड की जाती थी कि आप एंडोगेमी प्रैक्टिस एंडोगेमी इंस्टेड ऑफ एक्सोगेमी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में एक्सोगेमी को अच्छा माना जाता है, इंडोगेमी को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सतवाहना रूलर्स ने एंडोगेमी की एक्सोगेमी की जगह। तो उन्होंने कहाँ से ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो कर लिया? ऐसा तो कोई भी हमें बात नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस को फॉलो किया हो। अब जातीज एंड सोशल मोबिलिटी, जैसे कि हम ऊपर से देखते आ रहे हैं कि काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब एक और टर्म आ गई नई, वो है जाति। ब्राह्मणिकल थ्योरी में जाति वर्ण की तरह है, ये भी बाय बर्थ ही बेस्ड होता था, लेकिन नंबर ऑफ वर्ण हमेशा 4 थे, फिक्स्ड थे, लेकिन जाति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जातियां कितनी भी हो सकती थी। Whenever ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज एनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप उन्हें दिखा जो 4 वर्ण में फिट ही नहीं हो रहा, जैसे कि निषाद, जिनके ग्रुप से एकलव्य बिलोंग करते थे। अगर आप लोगों ने स्टोरी सुनी हो कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया था, उसी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे। अब इनको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? सच एज द गोल्डस्मिथ, जो कि सुनहार होते थे। अब इनको आप 4 वर्ण में कौन से में डालोगे? तो इनको फिर जातीज में बांट दिया गया। जाति बेसिकली वो होती थी जो लोग एक ही तरीके का ऑक्यूपेशन करते हैं या प्रोफेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि सारे गोल्डस्मिथ की एक जाति हो गई, श्रीन्स या गिल्ड्स भी कह सकते हो आप, कि इनके ग्रुप्स बना दिए जाते थे कि ठीक है सारे सुनहार या सारे लोहार एक ही ग्रुप के हो गए।
लोहार की कम्युनिटी एक हो गई, सोनहार की एक कम्युनिटी हो गई। तो ऐसे करके जिनका 4 वर्ण में कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनको इन करके जातियों में बांट दिया गया। अब हमें कहीं कहीं पे इन ग्रुप्स का डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे हमें एक्सेप्शन भी मिलता है। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोन इंस्क्रिप्शन, पत्थर पे लिखी हुई हमें इंस्क्रिप्शन मिला है मंदोसा, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसमें गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर, जो सिल्क का व्यापार करते थे व्यापारी, उनके बारे में हमें मिला है। ओरिजिनली जो गुजरात में रहते थे और फिर वो धीरे धीरे मंदोसा, जो कि दशापुर जगह पे थी, वो वहां पे आ गए। और वो बताते हैं कि कैसे उनको बड़ी डिफिकल्ट जर्नी फेस करनी पड़ी। और वो वहां के, क्योंकि उन्होंने इस जगह के, जो दशापुर जहाँ पे वो आए, उन्होंने वहां के लोकल राजा की बड़ी अच्छाई सुनी थी, तो वहां आ गए। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कैसे श्रीन्स एक प्रॉपर ग्रुप्स होते थे, और वो कॉम्प्लेक्स सोशल ग्रुप में अब ये श्रीन्स और गिल्ड्स भी एक हिस्सा हो गए, जातीज। ऑल्दो इन जातीज या गिल्ड्स के बेसिकली कैसे आप इसका हिस्सा बनोगे, कि आपकी कोई स्पेशलाइजेशन है या कोई मेंबर अडॉप्ट कर लिया जाए किसी अदर ऑक्यूपेशन से। It also indicates that members shared more than a common profession. कलेक्टिवली वो डिसाइड करते थे, इन्वेस्ट करते थे पैसों को, और अर्न करते थे। कारीगरी का, क्राफ्ट का कोई काम किया या मंदिर बना दिया, तो इन सब कामों से इन लोगों को वेल्थ मिलती थी और ये उसी से अपना गुजारा करते थे। इन 4 वर्णों के आगे, बियॉन्ड द 4 वर्ण, given the diversity of subcontinent, there always have been a population whose social practice was not influenced by brahmanical ideas. क्योंकि इतना बड़ा सबकॉन्टिनेंट है, हर जगह पे ब्राह्मण्स की बात को पत्थर की लकीर की तरह माना जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं कहीं पे उनका इन्फ्लुएंस नहीं भी दिखा है। संस्कृत टेक्स्ट ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो लोग ब्राह्मणिकल आइडियाज को नहीं मानते थे, वो अजीब थे, ऑड थे, अनसिविलाइज थे और जानवरों की तरह थे। फॉर एग्जाम्पल, जो जंगल में घूमते थे या जो हंटर गैदरिंग करते थे, उनको ही कहा गया कि भाई ये लोग तो अनसिविलाइज हैं, जानवरों की तरह हैं। जैसे कि निषादा, जैसे मैंने आपको भी ऊपर भी बताया था, ये कम्युनिटी है जिनसे एकलव्य बिलोंग करते थे। इन लोगों को सस्पिशन की तरह देखा जाता था, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे अपने जानवरों को लेके, इनका कोई एक ठिकाना तो होता नहीं था। और ये लोग भाषा भी संस्कृत नहीं बोलते थे, इनकी नॉन संस्कृत लैंग्वेज होती थी। तो इनको आप इनकी बात समझ नहीं सकते और इनको अपनी बात समझा भी नहीं सकते। तो इन लोगों को मेलीचास या बहुत लो क्लास डिफाइन कर दिया जाता था। इन लोगों के आइडियाज, शेयरिंग एंड बिलीव्स हमारे से बहुत अलग थे, और ये बातें हमें महाभारत से भी देखने को मिलती है। जैसे कि एकलव्य की मैंने आपको स्टोरी बताई कि उन्होंने अपने अंगूठा काट के दे दिया था। तो इन लोगों को मेलीचास कहा गया, क्योंकि ये उन 4 वर्णास को फॉलो नहीं कर रहे, ये संस्कृत लैंग्वेज नहीं बोल रहे, ये परमानेंटली सेटल नहीं हो रहे थे। Brahmins considered some people from outside the system. They also developed sharper divide by classifying certain categories untouchable, जो कि जैसे मैंने आपको बताया 4 वर्णा है, और जो 4th या सबसे लोएस्ट है वो है शूद्रास। लेकिन इनमें भी इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल वर सेक्रेड। अब किसी की डेथ हो गई तो उसके बाद कुछ ऐसे काम होते थे जो कि, जैसे सपोज किसी को डिस्पोज करना है, पॉल्यूटिंग काम है, वो ये अनटचेबल्स करते थे। अब देखो, especially those connected with performance of rituals were sacred and extension to pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those designated as untouchable. जो लोग अपने आप को बड़ा प्योर मानते थे, पता नहीं क्यों, वो और लोगों को अनटचेबल जिनको मानते थे उनके हाथ से खाना भी नहीं लेते थे। ये डिवीजन बहुत शार्प था। इन लोगों को पॉल्यूटिंग भी कहा जाता था। ये जैसे डेड बॉडीज को हैंडल करना, मरे हुए जानवरों को हैंडल करना, ये सब इनका काम होता था। और कुछ लोग चंडाल्स भी होते थे।
इनको तो शूद्र की कैटेगरी में भी सबसे नीचे माना जाता था, इनको पॉल्यूटिंग कहा जाता था एंड इन लोगों को देखना भी माना जाता था कि गंदे हो गए। मनुस्मृति लेड डाउन द ड्यूटीज ऑफ चंडाला, और ये देख के भी गंदे हो गए वाली बात मैं नहीं कह रही, ये आपको भी इसमें भी दिख जाएगी। दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, विलेज के बाहर रहना पड़ेगा, दूसरों के फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनने पड़ेंगे, ऑर्नामेंट्स लोहे के पहनने पड़ेंगे। इनको दिन में चलना अलाउड नहीं था, सॉरी रात में सिटीज में इनको जाना अलाउड नहीं होता था। मरे हुए की बॉडीज को डिस्पोज करना, जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं हैं और जिनको एग्जीक्यूशनर्स को सर्व करना, ये सब काम इनके थे। जो बाद में चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फाजेंग जब भी 5th सेंचुरी में आए तो उन्होंने लिखा कि अनटचेबल्स को एक क्लैपर दिया जाता था जिससे वो आवाज करते थे, जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई चंडाल आ रहा है, ताकि वो उनको देखे ना। Observe that executioners and scavengers were forced to live outside the city. The non-Brahmanical text which depicts the life of Chandals, historians were trying to find out whether Chandals accepted this life of degradation. क्योंकि इतनी बुरी जिंदगी क्या कोई खुद से जीना चाहेगा? तो ब्राह्मण टेक्स्ट में तो लिखा था कि ऐसा होता था, लेकिन नॉन ब्राह्मण टेक्स्ट से समझने की कोशिश की गई क्या सच में चंडाल्स खुद ये जिंदगी जीना चाहते थे? शास्त्र में तो लिखा था, लेकिन क्या वो खुद जीते थे? Sometimes these depictions correspond with those in Brahmanical texts, but occasionally there are hints of different social reality. कहीं कहीं पे हमें मिलता है कि हाँ चंडाल्स होते थे और इस तरीके से उन्हें जीना पड़ता था, लेकिन कभी कभी हमें डिफरेंट सोशल रियलिटी दिखती है कि जितना इन्होंने हार्श लिखा है हकीकत में उतना हार्श शायद नहीं होता होगा। तो आगे है बियॉन्ड द बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस, कि बर्थ के आगे अब आपको क्या रिसोर्स मिल रहा है एंड क्या आपको स्टेटस मिल रहा है। क्योंकि ब्राह्मण ने तो बोल दिया कि सब कुछ बाय बर्थ है, लेकिन क्या सब कुछ बाय बर्थ होता है? स्लेव्स, लैंडलेस लेबरर्स, हंटर्स, फिशर फ्लॉक्स जो फिश का काम कर रहे हैं, या पैस्टोरलिस्ट, पेजेंट्स, विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट, किंग, ये सोशल एक्टर्स बन गए थे। ये सब लोग कुछ ना कुछ तो काम कर रहे थे, चाहे वो स्लेव भी है तो वो सोसाइटी में कुछ तो उसका भी रोल है। तो अब हम देखेंगे कि इन लोगों के पास क्या रिसोर्सेस थे, क्या सिचुएशन थी, और अब हम वापस से महाभारत की स्टोरी से चीजें जैसे हम कनेक्ट करते आ रहे हैं, अब हम जेंडर का प्रॉपर्टी पे एक्सेस, कि क्या वुमेन का एक्सेस होता था, क्या मैन का एक्सेस होता था प्रॉपर्टी में, क्योंकि महाभारत की लड़ाई तो लैंड और पावर के लिए ही हुई थी, जमीन के लिए और राजा कौन बनेगा इन दो ही बातों पे लड़ाई हुई थी। तो क्या वुमेन का भी कोई अधिकार होता था या नहीं, तो ये अब हम आगे समझेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो या कोई पॉइंट अच्छे से ना समझ आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर कमेंट बॉक्स में ना क्लियर कर पाऊँ तो आगे की वीडियोस में भी मैं आपके कमेंट्स क्लियर, मतलब आपकी जो क्वेरीज हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर दिया करूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो कर चुके हैं। चैप्टर 3 में जो कि किंगशिप कास्ट इन क्लास है, उसमें अब हम बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस इस वाली हेडिंग को कवर करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है आपको हिस्ट्री क्लास 12th की बुक्स लाइन बाय लाइन समझाना। तो शुरू करते हैं बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो अलग अलग कैरेक्टर जैसे कि स्लेव्स हो गए, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हो गए, हंटर गैदरर, ये सब सोशल एक्टर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इन सब के कुछ एक्सेस है, चाहे वो स्लेव है, किंग है,
उन सबका कुछ एक्सेस है इकोनॉमिक रिसोर्सेज में। तो इसका फर्स्ट सब हेडिंग है जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। जेंडर्ड एक्सेस मतलब मेल और फीमेल का एक्सेस प्रॉपर्टी पे कितना था। अगर आप महाभारत की बात करें तो महाभारत में दो कजिन्स के बीच में लैंड और पावर, इन दो बातों के लिए लड़ाई हुई थी। दो कजिन्स कौन थे? कौरव और पांडव। द्रौपदी दुर्योधना इनवाइटेड युधिष्ठिर फॉर द गेम ऑफ डाइस, चौसर जिसे कहते हैं। Later on, who was deceived by his rivals take his gold, elephants, chariots, जो कि युद्ध में लेके जाते हैं, चैरियट होते हैं, जैसे कि अर्जुन के चैरियट बने थे कृष्ण जी। स्लेव्स, गुलाम, अपनी पूरी की पूरी आर्मी, अपने ट्रेजरी, राज्य, प्रॉपर्टी, ब्रदर्स और खुद को और अपनी मतलब सब चीजों को वो हार गए थे। लास्ट में उन्होंने अपनी वाइफ को भी स्टेक पे लगाया था और वो उन्हें भी हार गए थे। कौन? पांडव के जो सबसे बड़े बेटे थे या पांडवों में सबसे जो एल्डर थे युधिष्ठिर, उन्होंने चौसर में इन सब चीजों को हरा दिया था या हार गए थे। इशू ऑफ ओनरशिप for grounded in stories such as this one also figures धर्म सूत्ras and धर्म शास्त्र। इस तरीके की स्टोरीज आपको धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ब्राह्मण्स ने जो रूल्स और नॉर्म्स लिखे थे, इस तरीके की स्टोरीज हमें उनमें भी दिखती हैं। मनुस्मृति ये कहती है कि पैटर्नल एस्टेट यानी कि जो फादर की प्रॉपर्टी है या संपत्ति है वो उनकी डेथ के बाद सन्स में इक्वली डिवाइड होती थी। सिर्फ सन्स में डिवाइड होती थी, डॉटर वाइफ का कोई रोल नहीं था। पैट्रिलिनी सोसाइटी थी ना। स्पेशल शेयर सबसे बड़े बेटे को मिलता था। वुमेन कुड नॉट क्लेम द शेयर। वुमेन, डॉटर, वाइफ शेयर क्लेम नहीं कर सकती थी। एक ही चीज स्त्री धन जो कि मैरिज के टाइम पे वुमेन को मिलता था, बस वही वेल्थ थी वुमेन की जो वो अपनी मर्जी से अपने चिल्ड्रन को दे सकती थी। हस्बैंड से पूछने की जरूरत नहीं थी। किस एक चीज में? स्त्री धन में बस। मनुस्मृति वार्नड वुमेन अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी एंड इवन देयर ओन वैल्यूएबल विदाउट हर हस्बैंड्स परमिशन। हस्बैंड की परमिशन के बिना बेसिकली वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी सोसाइटी तो पैट्रिलिनी सोसाइटी थी। मेल डोमिनेशन जो कि काफी हद तक आज भी कम हो रहा है, बट वही वहां से जो कहते हैं ना विचारधारा वही चली आ रही है। इसमें एक एक्सेप्शन की बात होती है कि कहीं कहीं पे वुमेन लैंड होल्ड करती थी और उसका एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता जो कि वकटा क्वीन थी, चंद्रगुप्ता की बेटी थी। हाउएवर हमें इनके अलावा और किसी वुमेन का नहीं दिखता जिनके पास रिसोर्सेज, जमीन या कैटल हो, पावर हो। मोस्टली ये काम मेन का ही था और मेन ही कंट्रोल करते थे। तो जो सोशल डिफरेंसेस जेंडर की बात हो रही थी तो उसमें हमने देखा कि मेन और वुमेन में सिर्फ वुमेन एक स्त्री धन एक उनकी चीज थी जो वो कंट्रोल कर रही थी, अपनी मर्जी से दे सकती थी। बाकी सब चीजों में मेन का ही कंट्रोल था। फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी पे वुमेन का कोई से नहीं था, सारा का सारा कंट्रोल सन के पास चला जाता था। वर्ण, 4 वर्ण हैं और उनके हिसाब से प्रॉपर्टी। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट रेगुलेट करते थे वेल्थ, जो एक्सेस है कि किसके पास कितनी संपत्ति, वो भी वर्ण में लिखा गया था। जो शूद्र ऑक्यूपेशन था इन्हें कहा गया था कि आप तो सर्व करोगे सिर्फ ऊपर के 3 वर्ण को। वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस वर लिस्टेड फॉर मेन ऑफ फर्स्ट 3 वर्णास। फर्स्ट 3 कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये 4th है शूद्र। शूद्र को तो इन तीनों को सर्व करना है, पर इन 3 लोगों को क्या काम करने हैं वर्णास में वो डिस्क्राइब किया गया था।
अगर जो वर्ण में लिखा है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होता था तो वेल्दीएस्ट मेन, सबसे अमीर ब्राह्मण और क्षत्रिय होने चाहिए। लेकिन सोशल रियलिटी में हमें डिस्क्रिप्शन एविडेंट है कि priests and king in other textual traditions, king are almost invariably wealthy, पर priest को कभी कभी पुअर भी दिखाया गया है। जैसे अगर आपने सुदामा की स्टोरी सुनी हो, कृष्ण जी की, जो उनके फ्रेंड थे, तो प्रीस्ट को कभी कभी पुअर भी दिखाया गया है, लेकिन किंग को बहुत ज्यादा वेल्थी दिखाया गया है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ण की हर बात को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया जा रहा होगा। दूसरा, पहला पॉइंट तो यहीं से ही क्लियर हो गया। दूसरा लेवल ये है कि ब्राह्मण ये मानते थे कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में जो लिखा है वही बातें critics of the Varna order. Another level, even the Brahmanical view of society was codified in Dharma Sutra and Dharma Shastra. Other traditions, जो बातें धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में लिखी गई थी वो दूसरे ट्रेडिशंस और दूसरी मान्यताएं या विचारधारा के लोग उन्हें क्रिटिक करते थे, उनके विरुद्ध थे और कहते थे कि ये बातें शायद गलत हो सकती हैं और वो उनको शायद फॉलो नहीं करते थे। Some of the best known of these were developed within the early Buddhism, क्योंकि बुद्ध भगवान जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे उनमें तो वो शूद्र क्षत्रिय वैश्य ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। तो आप कह सकते हो कि अदर ट्रेडिशन, बौद्धिज्म हो सकता है, जैनिज्म हो सकता है, उन्होंने कहा कि जो ये सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं ये गलत है। नेचुरली जो हम पैदा होते हैं उस बेस पे आप किसी को बंटवारा नहीं कर सकते कि कोई शूद्र है कोई वैश्य है। उन्होंने इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया कि ये बाय बर्थ ये बेसिस नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ। So far we have been examining situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. कभी कभी जो इंसान वेल्दी है और जिसके पास पावर है वो आपने कितनी बार देखा कि ब्राह्मण होते हुए भी या फिर मौर्य एम्पायर में वो शूद्र होते हुए भी उन्होंने किंग बन गए या उन्होंने कंट्रोल ले लिया। तो मेन गेम वेल्थ और पावर की हो रही है। हाउएवर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ लोग, जरूरी नहीं है कि वो बहुत अमीर हों, लेकिन वो एक बहुत अच्छी सोच रखते हैं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, जेनरस हैं और उनको लोग इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सिंपली वो उनकी वेल्थ है एक तरीके से जो उनको इज्जत मिली है। वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वर चेरिश्ड, लोगों की इज्जत करना, अच्छी विचारधारा रखना, इस बात को तमिलांकम, ये एंशियंट टेक्स्ट है, वहां पे इस चीज को बड़ा चेरिश किया जाता था। सेवरल चीफडोम्स जो 2000 साल के अराउंड आए, chiefs were patrons of bards and poets who sang their praise. पोयम इंक्लूड तमिल संगम जिसमें पोएम्स लिखी गई हैं और काफी सारे ऐसे पोएट्स या चैट्स जो लोग लिखते थे और लोग कहानियां बोलते थे किसकी, राजा की तारीफ की, suggesting that while there was a difference between rich and poor, अमीर और गरीब में भेदभाव था और शायद किसी के पास रिसोर्सेज ज्यादा थे किसी के पास कम थे। ये सब बातें भी हमें उन तमिल संगम और इन सब टेक्स्ट से पता चलती हैं। एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंस, अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बुद्धिस्ट ने जो ब्राह्मण की सोच थी उससे कॉन्ट्रडिक्टिंग ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की सोशल इनइक्वालिटी की, जो समाज में भेदभाव या फिर डिफरेंसेस चल रहे थे उनके ऊपर ब्राह्मण की जो सोच थी उसके कॉन्ट्रडिक्टिंग विरुद्ध बुद्धिस्ट सोच आई। रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जो मिथ हमें मिलते हैं टेक्स्ट, ये सब सूत पिटक, ये सजेस्ट करता है कि ओरिजिनली ह्यूमन डिड नॉट हैव फुल्ली इवॉल्व्ड बॉडीली फॉर्म, कि मनुष्य का ये शरीर डेवलप ही नहीं हुआ था, ना ही पौधे थे फुल्ली डेवलप,
ऑल बीइंग लिव्ड इन एन आइडियल स्टेट ऑफ पीस। सब पहले पीस और शांति की स्टेट में रहते थे नेचुरली। ओनली व्हाट दे नीडेड फॉर ईच मील, बस उसी को खाते थे और अपना जीवन शांति से बसर करते थे। देयर वॉज अ ग्रेजुअल डिटोरेशन, यानी कि गिरावट आ गई ह्यूमन बींग्स की जिंदगी के बसर में, विथ इंक्रीजिंग ग्रीडी, विंडिक्टिव एंड डिसाइडफुलनेस। जब इंसान लालची हो गया, ये किस थ्योरी से हम बोल रहे हैं, ये हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो सूत्र पिटक में लिखा है ना, उसकी कहानी के हिसाब से आपको ये बातें वहां पे कही गई हैं कि इंसान लालची होता गया। जब इंसान अपने मतलब की सोचने लग गया तो डिटोरेशन आ गया ह्यूमन की जिंदगी में। What if we were to select a certain being who should be warmthful when indignated in right, who should senses that what should be rightly be censored and should be banish him who deserves to be banished. We will give him in return a proportion of rice. मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे बुद्धिज्म को फॉलो करो, आपको हम खाने के लिए अनाज देंगे। Choose by the whole people, he will be known as महासम्मता, a great elect. जो इन सब बातों को फॉलो करेगा, सिंपल जिंदगी जिएगा, उसको हम महासम्मता कहेंगे। ये सजेस्ट करता है इंस्टीट्यूशनशिप ऑफ किंगशिप was based on human choice, कि ये इंसान की चॉइस थी कि वो क्या सच में इन 4 वर्णास में रहना चाहता है। क्या पता वो जाति सिस्टम फॉलो कर रहा है, उसके गिल्ड्स हैं, या फिर वो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा है। ये ह्यूमन चॉइस है, विद टैक्सेस एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द किंग, कि किंग आपको जो सर्विस दे रहा है उसके बदले वो टैक्स भी लेगा। Same time, it reveals recognition of human agency in creating and institutionalizing economic and social relations, कि कैसे human agency इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रही है, इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस क्रिएट हो रहे हैं। These are the implications as well. For instance, if human beings were responsible for the creation of system, they could also change it in future. अगर 4 वर्ना या फिर अगर कोई भी सिस्टम, जैसे किंग टैक्स ले रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो किंग आज सपोज 10% टैक्स ले रहा है, किंग का मन कल बदल गया, उसने 12% टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो रूल्स इंसान बनाता है या सिस्टम इंसान बनाता है, चाहे ऊंच नीच का है या वुमेन को लैंड नहीं मिलेगा, बाद में हमने आज अगर देखा जाए तो अब वुमेन को इक्वल एक्सेस मिलता है फादर की प्रॉपर्टी में, डॉटर को या वाइफ को। तो फ्यूचर में चीजों को चेंज भी किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड ये पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो हिस्टोरियंस और महाभारत, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि काफी सारे वर्सेस और हमें रीजन के हिसाब से वेरिएशन मिला है महाभारत के टेक्स्ट में। तो इसे किस तरीके से हैंडल किया गया, हैंडलिंग टेक्स्ट में हम ये वाला पार्ट कवर करेंगे। आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास एक्सप्लेन करते हुए आगे पहुंचे हैं हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड दी महाभारत। हम काफी एस्पेक्ट्स जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं लाइन बाय लाइन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो अलग अलग टेक्स्ट जो अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हैं, जैसे कि प्राकृत, पाली, तमिल, हम उन लैंग्वेजेस को और संस्कृत लैंग्वेज में जो चीजें लिखी गई हैं उन सब काइंड ऑफ टेक्स्ट के बारे में, ऑथर्स के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप मेरे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।
तो शुरू करते हैं आगे का चैप्टर। और इससे जो पहले मैं सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वो भी अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सो हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड द महाभारत। तो अगर हम अलग अलग सोर्सेस की बात जो हमें इस चैप्टर में दिख रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो काफी अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। प्राकृत में, पाली में, तमिल में। ये माना जा सकता है कि जो नॉर्मल लोग, जो लोकल लोग, जैसे तमिलनाडु वाला एरिया है या उस वक्त का जो एरिया होगा साउथ का, वहाँ के जो लोकल या फिर ऑर्डिनरी लोग हो सकते हैं, माना जा सकता है कि ये वो लोग वो भाषा को यूज करते होंगे। जो संस्कृत भाषा है, जैसे आज भी जो श्लोक वगैरह लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो आप संस्कृत लैंग्वेज को ये कह सकते हो कि ये प्रीस्ट, जो पंडित हैं या जो एलीट क्लास है, किंग्स हो गए, या उन सब की ही भाषा होती थी और वही ये लैंग्वेज को जानते थे, पढ़ते थे। मंत्र, जैसे मैं आपको भी कह रही थी कि श्लोक, मंत्र वगैरह ये सब संस्कृत में होते थे, रिचुअल्स। तो ये सारी चीजें किसने लिखी? हम टेक्स्ट मिल गया, लेकिन उनके ऑथर कौन थे? क्योंकि जो लिख रहा है वो हमेशा अपने पॉइंट से लिखेगा। अगर हम देख रहे हैं कि अशोका ने कोई इंस्क्रिप्शन लिखवाया तो अशोका ने अपने तरीके से लिखवाया जो अशोका को सही लगा। कलिंगा वॉर से पहले अशोका को लगता था कि वॉर बिल्कुल ठीक है, तो वो उस हिसाब से सोच रहे थे। जब उन्होंने कलिंगा में देखा कि इतना ब्लड शेड हो रहा है, लोग मर जाते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, वॉर अच्छा नहीं है। उन्होंने बुद्धिज्म की टीचिंग्स को फॉलो किया, तो उनका नजरिया बदल गया। तो अब वो उस तरीके से टेक्स्ट दिखने लग गए हमको। तो जो लिख रहा है उसका क्या नजरिया है, उसकी क्या सोच है, उससे आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है। और उसको पढ़ कौन रहा है? अगर एक किंग आपको कह दे, आप किंग के कोर्ट में एक पोएट हो और आपको किंग कहे कि आप एक पोयम मुझे सुनाओ, तो क्या आप पोयम किंग के अगेंस्ट सुनाओगे कि आपकी प्रजा कितनी दुखी है आपसे, आप कितने बुरे राजा हो? कभी भी नहीं। किंग को क्या बोलेगा पोएट? आपसे ज्यादा महान राजा इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। और राजा खुश होकर अपने गले से चेन निकाल के दे देगा कि वाह 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 वाह, क्या बात कही है। तो ऑथर हमेशा जो ऑडियंस है, जैसे कि यहाँ पे ऑडियंस कौन थी? राजा। तो वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को, कि जो सुनने वाला है वो क्या सुनना चाहता है, उस हिसाब से ही वो अपनी बातों को लिखते थे। तो जो भी हमें हिस्ट्री में चीजें मिलती हैं, उनका क्या वक्त था, डेट थी, वो किस जगह से मिली हैं, उन सब चीजों से काफी बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है। महाभारत में ये सब चीजें समझना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि रीजनल वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। लैंग्वेज एंड कंटेंट की बात करते हैं, भाषा और जो कंटेंट, जैसे ये आपकी बुक में सब लिखा है, ये क्या है? ये कंटेंट है। अगर मैं कहूँ चैप्टर 3 जो हिस्ट्री का क्लास 12th का आपकी बुक का है, उसका ये क्या है? ये कंटेंट है। और भाषा बोल रही है, इंग्लिश में लिखा गया है। मैं कौन सी भाषा में बोल रही हूँ? हिंदी में बोल रही हूँ। तो हम लैंग्वेज और कंटेंट की बात करने वाले हैं। किसकी? महाभारत की। महाभारत में जो संस्कृत में लिखा गया वर्जन है, माना जाता है बाकी सब वर्जन से काफी सारे वर्जन हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि रीजनल वेरिएशंस आते हैं, लेकिन हम संस्कृत वाले को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं क्योंकि द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत वो काफी सिंपल है। जो वेद में लिखी गई है, जैसे कि धर्म शास्त्र, धर्म सूत्रों में जो भाषा लिखी गई है, या जो प्रशस्तीज में लिखी गई है, वो काफी कॉम्प्लेक्स संस्कृत है। जैसे हमने चैप्टर 2 में भी, आपके यहाँ पे भी लिखा है डिस्कस्ड इन चैप्टर 2। हमने चैप्टर 2 में जब पढ़ा था, मैंने आपको वो चैप्टर करवाया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि हमें प्रयाग प्रशस्ति और काफी सारी जो प्रशस्तीज मिली थी वो संस्कृत में लिखी गई थी और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड भाषा लिखी गई थी। लेकिन जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वो थोड़ी सिंपल संस्कृत में लिखी गई है। हिस्टोरियंस यूजुअली जो कंटेंट उनको मिला है उन्हें 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है सेक्शन दैट कंटेन्स स्टोरीज designed as a narrative, and section that contains prescriptions about social norms designed as डिडक्टिव। अब देखो, डिडक्टिव
और आपको आगे जाके एक और हिस्सा मिलेगा। जब आप एक कहानी या एक जो हिस्टोरियंस किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बातें तो ऐसी लिखी गई होती हैं जो बिल्कुल वाटर टाइट हैं, या जैसे जो स्टोरी बिल्कुल उस हिसाब से लिखी गई है जो वो मैसेज देना चाहती है। और दूसरी चीज होती है जो कहानी बनाने के तौर से उसके आसपास जो बढ़ा चढ़ा के बातें कह दी जाती हैं। एक तो मेन बात होती है, जैसे कहते हैं ना वाटर टाइट, बिल्कुल जिस बात को आप नकार नहीं सकते वो तो रहेगी ही रहेगी, एक वो बात होती है। और दूसरा होता है ड्रामेटिक बात जो सिर्फ कहने के लिए और सिर्फ उसके ऊपर से ऐड कर दी गई हो। तो ये माना जाता है कि जो डायरेक्टिव पोर्शन था ये शायद बाद में ऐड कर दिया गया होगा सब जगह ने अपने हिसाब से, कि भाई इंस्ट्रक्शंस के तौर से, कि भाई डिडक्टिव रेफर्स टू समथिंग फॉर द पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन, किसी बात को समझाने के तौर से उस चीज को और मतलब बेहतरी से उस स्टोरी को या उस नॉर्म को कि इस तरीके की प्रथा क्यों चलती होगी उस तरीके को समझाने के लिए इस तरीके के अप्रोच का यूज किया जाता होगा। द टेक्स्ट इज डिस्क्राइब्ड एज इतिहास, इतिहास जो हम कहते हैं ना भव्य पास्ट की जो बातें हैं, अर्ली संस्कृत ट्रेडिशन। लिटरली मीनिंग जो इतिहास का लिटरल मीनिंग है वो है दस इट वाज, कि ये ऐसा ही था, विच इज वाई इट इज ट्रांसलेटेड एज हिस्ट्री, जैसे कि आपकी बुक का नाम भी है इंडियन हिस्ट्री, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो क्या ये सब जो वॉर लिखे गए हैं रिमेम्बर्ड इन द एपिक, क्या ये सच में हुए थे? हम हमेशा इसमें हिस्ट्री में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। सम हिस्टोरियन सोचते हैं कि हाँ ये सच में दो कजिन्स के बीच में लड़ाई हुई थी और वो बात को रखा गया है। अदर्स कहते हैं कि ऐसा कोई एविडेंस मिलता ही नहीं कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी। हालांकि जो कहते हैं कि ये हुआ होगा उनके एविडेंस स्ट्रांग है, ऐसे कुरुक्षेत्र वगैरह एरियाज में हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं और काफी बातें रेफरेंस देती हैं कि ये हुआ होगा, बट हमेशा हिस्ट्री एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होती है और 3 डॉट्स के साथ रेदर, ऑथर्स एंड द डेट। तो ठीक है, संस्कृत का टेक्स्ट सबसे सिंपल था, सब कुछ मान लिया, लेकिन इसे लिखा किसने था? इसके बड़े सारे आंसर्स हैं। माना जाता है कि क्योंकि ये दो कजिन्स सॉरी ये दो कजिन ग्रुप्स थे, कौन? कौरव और पांडव। इनके बीच में क्या हुई? इनके बीच में वॉर हुआ। तो जब वॉर हुआ तो मेन जो पांडव हैं या कौरव हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ उनकी आर्मी भी होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं अगर कि कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे, जैसे कि आप इस में देख सकते हो कि कृष्ण जी बेसिकली अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसी तरीके से अब अर्जुन के सारथी तो कृष्ण जी बने, लेकिन बाकी सारे जो योद्धा थे उनके नॉर्मल सिपाही सारथी बने थे। तो वो सब जब युद्ध खत्म होता था तो वो सारी बातें आके लोगों को बताते थे। तो जो चैरियट बार्ड था, जो वो लोग देख रहे होते थे युद्ध, वो आके बताते थे ये सब बातें। तो ओरिजिनली कहा जाता है कि ये वहां से बातें शुरू हुई थी। उन लोगों को सूतास कहा जाता है। ये लोग क्षत्रिय वॉरियर्स होते हैं जो मैंने कहा ना युद्ध में जाते हैं और कंपनी करते हैं। वो पोएम्स बना के कविताएं सुनाया करते थे जब उनके जो साइड वाले लोग जीत जाते थे, कि हमने ऐसे लड़ाई की, ये हुआ था युद्ध के मैदान में, ऐसे करके वो पूरी की पूरी पोएम्स सुनाया करते थे। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये बातें सारी ओरली होती थी। ये लोग सिर्फ कहाँ पोएम सुनाते थे और लोग सुन लेते थे। 5th सेंचुरी में ब्राह्मण्स ने इसको लिखना शुरू किया। दिस वाज द टाइम व्हेन चीफ डोम्स सच एज दोज ऑफ कुरुज, यही वो वक्त है जब ब्राह्मण्स ने इस टेक्स्ट को लिखना शुरू किया। तब कुरु, पंचाल, ये उस टाइम के किंगडम्स बढ़ने लगे थे। ये किंगडम्स रोज हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो डिड द न्यू किंग्स वांटेड देयर इतिहास टू बी रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उस वक्त के जो राजा थे, पांचाल के या कुरु के राजा, वो चाहते थे कि उनका इतिहास यानी कि उनकी हिस्ट्री जो हो रहा था वो प्रॉपर ऑर्डर में सेव की जाए? पॉसिबल था
established of these states were old social values were often replaced by new value. पुरानी मान्यताएं, पुरानी सोच, पुराने वैल्यूज नए नॉर्म्स, नए जो वैल्यूज वक्त के साथ आती जाती हैं उनसे बदलती चली गई। लोग नई धारणाओं को अपनाने लग गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि अनदर फेज ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ टेक्स्ट, तो आप कहोगे कि 200 BCE से लेके 200 CE कॉमन एरा के बीच में हुआ था। ये वो वक्त था जब विष्णु जी को बहुत ज्यादा पूजा जाता था। स्पेशली विष्णु जी के काफी सारे अवतार हैं, उसमें से कृष्ण जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर आइडेंटिफाइड वो अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के सब्सिक्वेंटली इस वक्त में। एंड रिजेंबलिंग द मनुस्मृति, तो एडिशन ऑफ दिस टेक्स्ट initially perhaps had less than 10,000 verses to comprise about 1 lakh verses. This enormous traditionally attributed by the sage named Vyas. वेद व्यास जी माना जाता है कि उन्होंने ही इन वर्सेस को कंप्राइज किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जब आप इस टेक्स्ट को रेफर कर रहे हैं। ये क्या हो गया? अगर आप ये याद रखिएगा, ओहो आप समझ गए होंगे अभी तक शायद। आगे बढ़ते हैं। द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। महाभारत, like any other major epic, contains vivid description of battles. फॉरेस्ट के भी हैं, जंगलों के, महलों के, अलग अलग एरियाज में जो सेटलमेंट हो रही थी, इन सब का जिक्र है। आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने जब हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में हमें एक विलेज मिली, इसका यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ, तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में कहा जा रहा है? क्योंकि नाम सिमिलर है, लेकिन द लोकेशन ऑफ दिस साइड, जो ये हस्तिनापुर है, ये मिला हमें उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, मेरठ में। लेकिन जो हस्तिनापुर कहानी में बताया जा रहा है वो तो कुरु किंगडम में था, तो जो कि मेंशन्ड है उनके टेक्स्ट में। तो लाल फाउंड एविडेंस ऑफ 5 ऑक्यूपेशनल लेवल। उनको 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिले, जिसमें से दूसरा और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और हमारे काम का भी है। उनको दूसरे लेवल में ऐसे घर मिले विद इन द लिमिटेड एरिया एक्सकेवेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये वो वाला एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आज भी रहते हैं, तो ज्यादा एरिया आप एक्सकेवेट नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी वो कर पाए, उनको ये दिखा कि कोई प्रॉपर बनावट नहीं थी। जैसे हड़प्पा में था ना कि बड़े अच्छे से घर बन रहे थे, ऐसा कोई प्लान नहीं था। घर, दीवार थी, मिट्टी की बनी हुई थी, ईंटें थी, लेकिन प्रॉपरली आप ऐसे कहो कि बिल्कुल प्लान था, तो ऐसा कुछ नहीं था। नो डेफिनेट प्लान वाज देयर। मड प्लास्टर की डिस्कवरी हुई थी, जो कि ये सजेस्ट करता है कि घरों के अंदर प्लास्टर की दीवारें होंगी, हो सकता है। तीसरी जो हमारे काम का है वो है, इस पीरियड के हाउसेस मड ब्रिक से बने थे, जिसमें आपको ईंटें मिल रही थी जो प्रॉपर बर्न्ट ब्रिक्स थी। मतलब प्रॉपर तरीके की ब्रिक्स आपको इस वक्त मिलने लगी थी। जार्स, ब्रिक ड्रेन्स, हमें नीचे ड्रेन भी मिलने लगे थे कि भाई जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करने के लिए हमें यहाँ पे इस वक्त ड्रेनेज सिस्टम भी दिखने लग गया था। तो अब क्या ये फिर वही सारे क्वेश्चंस अराइज होते जाते हैं कि ये सच में था कि ये सिर्फ एक नरेटिव पार्ट था। एक और इंसिडेंस मेंशन किया गया है, चैलेंजिंग एपिसोड ऑफ महाभारत इज द्रौपदी, एक वुमेन के 5 हस्बैंड पांडव्स। ये पॉलिएंड्री है और यही एक सेंट्रल था, क्योंकि यहाँ से काफी हद तक चीजें चेंज हुई थी। तो अब ये काफी डिफरेंट है जो ब्राह्मण्स जिस मैरिज को सही मानते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 8 मैरिजेस में से 4 को सही माना जाता था और 4 को सही नहीं माना जाता था। तो
अब जितना भी हिस्टोरियन समझ पाए हैं, जो ऑथर ने लिखा उस हिसाब से कि पॉलीएंड्री होती होगी, मे हैव बीन प्रेवलेंट उस वक्त के लिए। एट द सेम टाइम इस बात का डिफरेंट एक्सप्लेनेशन सजेस्ट किया जाता है कि polyandry gradually fell into disfavor amongst the Brahman who revoked and developed the text through the centuries. बाद में धीरे धीरे मे भी पहले ये प्रचलन में होगी polyandry, पर वक्त के साथ ये खत्म हो गई, ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी और इसको सपोर्ट बंद कर दिया गया। Some historians note that while the practice of polyandry may have seemed unusual, क्योंकि इसके ट्रेसेस बहुत कम मिलते हैं polyandry के हमें, और इवन ब्राह्मण्स तो इसको सही बिल्कुल ही नहीं मानते थे, लेकिन पहाड़ों के कुछ रीजन्स में जैसे कि हिमालय रीजन में, क्योंकि वुमेन बहुत कम होती थी और मेन वॉर पे जाते थे और वुमेन काफी कहते हैं ना पॉपुलेशन कम है और मैन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त क्राइसिस सिचुएशन में पॉलीएंड्री फॉलो होती होगी। तो इसके दो रीजन हैं कि माना कि इसको पहले शायद ये चलती थी और फिर वक्त के साथ ये खत्म हो गई। दूसरा है कि शायद कुछ रीजन्स में जहां वुमेन की काफी पॉपुलेशन कम है और मैन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो शायद पॉलीएंड्री चलती हो। अब कुछ सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट, कि पॉलीएंड्री वाज नॉट ओनली और इवन द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मैरिज थे, सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे फॉर्म ऑफ मैरिज है और जो कि हमें महाभारत से देखने को भी मिलता है। लेकिन हम क्योंकि सिर्फ महाभारत की स्टोरी पे ही स्टिक है, इसीलिए हम उसी की ही बात कर रहे हैं। महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद संस्कृत वर्जन, जो कि हमने बुक चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में भी देखा था कि महाभारत के वर्जन्स काफी सारे आए। सेंचुरी के साथ, वक्त के साथ आपको ये दिखता है कि हर भाषा ने, हर एरिया ने अपने हिसाब से उन लोगों को चेंज किया, थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से। मेन सेंटर आइडिया वही था कि दो कजिन्स के बीच में लड़ाई हो रही है, बात वही रही, लेकिन हमें दिखा कि कुछ कुछ चीजें चेंज होने लग गई। रीजन के हिसाब से नई नई स्टोरियां आने लग गई, स्टोरियां मतलब स्टोरीज आने लग गई। सर्टेन पीपल फाउंड दिस वे इनटू द एपिक, उन लोगों ने अपने ही हिसाब से चेंजेस करने शुरू कर दिए। सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वो हमेशा वही रही, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में कहना शुरू कर दिया। अब एक एपिसोड है जिसमें स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स वगैरह से भी डिस्क्राइब करा जाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि जो आर्टिस्ट्स हैं, जो पेंटिंग्स बनाते हैं, जो प्ले करते हैं, जो डांस करते हैं, जो गाने गाते हैं, उन लोगों को भी एक तरीके से अपने आइडियाज परफॉर्म करने का मौका मिल गया और वो उसी हिसाब से परफॉर्म करने लग गए। तो जिसने महाभारत को जैसे समझा और उनको लगा कि उनके एरिया में जैसे समझाया जा सकता है, उन्होंने उसको वैसे समझाना शुरू कर दिया। एक बार ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं कि मोस्ट रीटेलिंग्स एंड री इनैक्टेड, रीटेलिंग्स मतलब बार बार बताई गई स्टोरी, और इनैक्ट किया गया जैसे इसको प्ले की फॉर्म में, सॉन्ग्स और पोएम्स की फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया, और आपने उन लोगों ने अपने क्रिएटिव वे से इसको बार बार प्रेजेंट किया। महाभारत that has been transformed by महेश्वता देवी, जो कि एक बंगाली राइटर हैं, known for raising her voice against the all exploitation and oppression। ये आप नाम याद रखिएगा। She works out alternative possibilities की जो मेन स्टोरी है महाभारत की, and draws out the questions on which the Sanskrit text is silent, कि जो सारी की सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसमें से एक्चुअली सच्ची कहानी क्या है, वो इस चीज को फाइंड करने की कोशिश करती हैं। संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब्स हाउ दुर्योधना प्लॉटेड टू किल पांडव। ये चीज भी हम देखते हैं क्योंकि दो ब्रदर्स थे ना, उसमें से दुर्योधन एक ब्रदर थे जो बेसिकली हार गए थे। उन्होंने पांडव्स को इनवाइट किया था और उन्होंने सोचा था कि वो इनको मार देंगे। उन्होंने उनके ना घर को, वैसे ये मैं इस अच्छी ड्राइंग तो शायद बना भी नहीं पाऊंगी, उन्होंने सोचा था कि हम इनके घर को आग लगा देंगे
लेकिन उन्होंने देखा कि वहां से एक चूहा जा रहा था और वो ऐसे टनल सी बना के वहां से वो भाग गए पांडव्स। एंड कुंती अरेंज्ड अ फेस्ट जिसमें उन्होंने ब्राह्मण्स को इनवाइट किया। निषादा वुमेन केम विद हर 5 sons when they were sainted with drink and fell off to sleep। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वहां पे 5 लोगों की डेड बॉडीज को रख दिया और वो खुद निकल गए, तो जिससे दुर्योधन को लगा कि शायद ये वो लोग मर चुके हैं। ऐसे करके इन शॉर्ट स्टोरी टाइटल्ड कुंती और निषादी। सो महेश्वरी देवी टेक्स अप अ नरेटिव फ्रॉम वेयर द महाभारत एंड्स इट। तो ये बहुत सारी आपको, अब इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए बस यहीं तक ही रखते हैं इसको। तो बेसिकली ये है कि आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टोरी मिलेगी, लेकिन आई थिंक कोविड के टाइम में अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी महाभारत देखी है तो ये चैप्टर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि हमने महाभारत की वो स्टोरी देख ली, बट उसको आप अगर देखोगे तो वो मेन स्टोरी वही रही, लेकिन उसके काफी सारे रीजन के हिसाब से चेंजेस भी आए हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 3 किंगशिप कास्ट एंड क्लास। इसमें हमने महाभारत के काफी सारे एस्पेक्ट्स को देखा। आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट को क्लियर करने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को थम्स अप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड हाँ, इससे आपका ये चैप्टर 3 खत्म हो चुका है, तो चैप्टर 3 आप पूरा रिवाइज भी कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं चैप्टर 4 शुरू करवाऊंगी, सो चैप्टर 4 के लिए बी प्रिपेयर्ड। चलिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।